वेक्टर पोटेंशियल ए, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, इसको इंट्रोड्यूस करना है हमें। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, वन इज स्केलर पोटेंशियल व्हिच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज वेक्टर पोटेंशियल व्हिच इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वी नो दैट divergence of B is zero. We know that divergence of B is zero. Okay? या आप कह सकते हैं क्या, इट इज अ डिफरेंशियल फॉर्म, इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो पॉसिबल मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड वही है, या पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड वही है जिसका डाइवर्जेंस जीरो है, या क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इज जीरो। ठीक है, तो सपोज यू हैव सम क्लोज सरफेस, you have some closed surface. Closed surface is one which bounds some volume. तो ये closed surface है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है v। इसके अंदर आपने कोई कॉइल पुट कर दी, सर्कुलर कॉइल। दिस इज सम सर्कुलर कॉइल which is carrying magnetic field, which is carrying current I। इसमें करंट आई कितना भी छोटा ले सकते हो आप, ओके, बट ये पूरी तरह इसके अंदर होना चाहिए। तब क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, मैंने आपको पहले भी शो किया था कि सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। ठीक है, वो इस तरह की होगी, अंदर से ऊपर और बाहर से ऐसे। ओके, तो अगर आप इसको बड़ा करते जाएं तो क्या होगा, इफ यू इंक्रीज इट्स साइज एंड इट विल गो लाइक दिस। यहां पर क्या हो रहा है, फ्लक्स। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देख सकते हैं क्या, इस सर्कुलर कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, इस सर्कुलर कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जितनी इस सरफेस से बाहर जाएंगी, सेम नंबर ऑफ लाइन विल एंटर इनटू इट। ठीक है, जितनी बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर भी आएंगी, समझ रहे आप या नहीं। तो इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो नेट फ्लक्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस क्लोज सरफेस के साथ, वो कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब जितनी बाहर जा रही है उतनी अंदर भी आ रही है। ओके, तो इफ यू आर पुटिंग एनी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस, देन उससे जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना होगा, जीरो होगा। उसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है, अगर आप चार्ज रखेंगे तो इट विल शो अ डिफरेंट फील्ड लाइंस। ओके, अब इसी को हम किससे इक्विवेलेंट बनाते हैं, मैग्नेट से। मैंने शायद ये पहले भी करवाया आपको। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है, इट कुड एक्ट एज अ मैग्नेट। तो एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, इसको आप मैग्नेट से शो कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं क्या, करंट कैरिंग जो लूप है उसका जो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो ऐसे है। तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कहां से इमर्ज होगी, वो नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल पर एंटर करेगी। like this, okay, like this, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल पर एंटर करेंगे ऐसे। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट से निकलेंगी उतनी ही एंटर भी करेंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये करंट कैरिंग लूप किसके इक्विवेलेंट है, करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। ओके, अच्छा, ऐसे करंट कैरिंग लूप और कहीं भी होते हैं, अगर आप देखो, ठीक है, एटम, ठीक है, एटम, इफ वी लुक एट एटम, तो एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या वो एक करंट का सोर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विल बी सोर्स ऑफ करंट और नॉट। ठीक है, आंसर वुड बी यस, वो सोर्स का करंट का सोर्स होंगे। ठीक है, तो वो करंट का सोर्स होंगे। ठीक है, तो जो करंट का सोर्स होंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे या नहीं, भाई आप जानते हैं। अगर मैं सिंपलीफाइड वे में बताऊं आपको, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो चार्ज है चूंकि, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी अगर ऐसे है तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा या नहीं, किस तरफ, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट, इट विल प्रोड्यूस करंट अपोजिट टू इट। ये कौन है, आई ऑर्बिटल है, स्पिन है, आई ऑर्बिटल है। तो इसका ऑर्बिटल मोशन आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देगा यहाँ या नहीं, न्यूक्लियस के ऊपर देगा। ओके, तो क्या हम एटम को एज अ मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं, एटम इज अ टाइनी मैग्नेट।
एटम इज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक टाइनी मैग्नेट है क्योंकि उसके पास परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो एटम इज अ मैग्नेट, क्लियर है या नहीं? तो अगर आप एक एटम, एक सिंगल एटम भी इसके अंदर रखोगे, एक एटम भी, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा इससे, वो क्या होगा, दो सरफेस से जीरो या नॉन जीरो, इट वुड बी जीरो। मतलब मेरा कहना यह है, आप अगर लूप ना रखकर एक एटम भी रखते हैं अगर इसके अंदर, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एटम से बाहर जाएंगी उतनी ही अंदर भी आएंगी। सो दे विल ऑलवेज मेक अ कर्ल, ओके, नॉट डाइवर्ज। क्या बनाती है वो? कर्ल, नॉट डाइवर्ज, ठीक है। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है, ये मैं बताना चाहता था, मेरा मोटिव इतना ही था, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो, तो हमने एक वेक्टर आइडेंटिटी लिखी थी, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ बी इज जीरो, ठीक है, बी कैन बी रिटन एज, बी कैन बी रिटन एज, ठीक है, कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर, कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर, ठीक है। क्यों? बिकॉज क्या जानते हैं आप, यू नो दैट कर्ल ऑफ, इस इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ, अगर आप बी को कर्ल ऑफ ए लिखते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल क्या होता है, जीरो होता है या नहीं? ये ऐसा क्यों हो पाया? बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर उठा लो आप, जीरो होता है। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने? डीसी इज जीरो, ये शॉर्ट में याद करने का तरीका था, डीसी जीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो। तो इफ यू आर राइटिंग मैग्नेटिक फील्ड एज कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर, तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड भी जीरो है, दोनों इंडिपेंडेंटली जीरो हो गए, तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड एज कर्ल ऑफ सम वेक्टर, सम कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर, और उस वेक्टर को क्या कहा जाता है? उस वेक्टर को कहा जाता है वेक्टर पोटेंशियल ए, ठीक है। तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या देता है? कर्ल ऑफ ए, इसको लिखने के लिए अलाउ करता है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था मैं बता देता हूं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हाट वाज जीरो, तो ये क्या लिखना अलाउ करता था वहां भाई? कर्ल किसका जीरो होता है? मैंने कहा था ना डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो, और कर्ल ऑफ व्हाट जीरो, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो। इसलिए वहां पर रिलेशन क्या था? वहां पर जो रिलेशन था वो ये था, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी। वी क्या था वहां? वी को बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल, और एक को बोलते हैं वेक्टर पोटेंशियल। तो दो पोटेंशियल हो गया हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि स्केलर पोटेंशियल, और एक हो गया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल या सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका डाइवर्जेंस जीरो, इसका कर्ल जीरो, उसी के हिसाब से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लिखते हैं, ठीक है। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ए क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसलिए क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए भी जीरो होगा। मैग्नेटोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस ऑफ बी तो जीरो है ही है, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ बी तो जीरो है ही, डाइवर्जेंस ऑफ ए भी जीरो है, ठीक है। इसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूलॉम गॉस कंडीशन, कूलॉम गॉस। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होगा? जीरो होगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो मेरे पास चार इक्वेशन होगी, अगर मैं दिखाऊं आपको मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या क्या। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसका कर्ल और उसका डाइवर्जेंस जरूर पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या है? जीरो है, ओके, डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो। एक काम करता हूं मैं सारी इक्वेशंस लिख देता हूं एक साथ, आप जरा समझिए। डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो है, इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? क्लोज सरफेस इंटीग्रल जीरो है। नंबर 2, कर्ल ऑफ बी क्या है? म्यू जीरो जे है, इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? म्यू जीरो आई है। नंबर 3, ओके। नंबर 3, कर्ल ऑफ ए क्या है? बी है। मैं कह रहा हूं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए यू रिक्वायर कर्ल, यू रिक्वायर डाइवर्जेंस, ठीक है। उसका डाइवर्जेंस, उसका कर्ल आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डिफाइन इट, यू कैन डिफाइन अ वेक्टर, ओके। तो इसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या बनेगा समझ लो, जैसे आपने यहाँ लिखा ना, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू जीरो जे, ओके। तो इसका बताना क्या बनेगा? इसका बनेगा लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या बनेगा? ए डॉट डीएल इक्वल्स टू बनेगा
ओपन सरफेस इंटीग्रल B डॉट ds ये किसके बराबर बन रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि A डॉट dl कभी निकालने के लिए आता है मान लिया आपको, तो समझ जाइए क्या निकालना है आपको, B डॉट dl यानी कि फ्लक्स निकालना। नंबर 4, मैग्नेटोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस कितना होगा इसका? ठीक है, इसका डाइवर्जेंस होगा 0। इसका मतलब क्या बना, क्लोज सरफेस इंटीग्रल A डॉट ds कितना है? 0 है। तो ये 4 इक्वेशंस आई किसमें? मैग्नेटोस्टैटिक्स। These 4 equations are valid in magnetostatics। तो आपको ठीक है क्या याद करना है, इन चारों इक्वेशंस को याद करना है किस फॉर्म में, इंटीग्रल एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों फॉर्म में आपको इसको याद करना है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ल ऑफ ए क्या है, तो कर्ल ऑफ ए बी है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या है? 0 है, ठीक है। तो आई होप ये इक्वेशंस आप याद कर लेंगे। अब मैं डिफाइन करता हूं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए would be defined as momentum per unit charge। momentum per unit charge, A would be defined as momentum per unit charge, जबकि V को हम क्या डिफाइन करते थे? V would be defined as work done per unit charge। A क्या है? मोमेंटम पर यूनिट चार्ज, और V क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। ओके, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको वेक्टर पोटेंशियल बता दिया। वेक्टर पोटेंशियल से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है, आपको कर लेना पड़ेगा। और अगर आप ए निकाल रहे हैं बी के थ्रू, ठीक है, तो आपको चलना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल। अब देखिए हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ए का कैलकुलेशन ऑफ ए, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे सपोज आपके पास कोई वायर है, इसे कैरिंग करंट आई, ओके, एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट which is at a distance d from it, ओके। और इसका लेंथ जो है वो L है, वायर का जो लेंथ है वो L है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट P, ओके, एंड सपोज दिस इज मिड पॉइंट, ओके। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा? म्यू नॉट ओवर 4 पाई लाइन इंटीग्रल I dl वेक्टर बाय r, ओके। या आप क्या लिख सकते हैं, इसको समझते जाइएगा, थोड़ा सा फोकस करोगे तो आ जाएगा अपने आप, म्यू 0 ओवर 4 पाई सरफेस इंटीग्रल k इज वेक्टर हियर ds बाय r, ओके। या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल j वेक्टर d टाउ, कांस्टेंट को बाहर लेना होगा, म्यू 0 ओवर 4 पाई बाय r। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा, ये किसका फार्मूला है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला। कब लगेगा देख लो जरा ध्यान से। अगर करंट आई है तो आपको आईडीएल करना होगा। करंट किस फॉर्म में हो सकती है? करंट 3 फॉर्म में हो सकती है। मैंने आपको बताया था करंट कुड हैव 3 फॉर्म्स, ठीक है। कौन सी? इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ आई करंट इटसेल्फ, इन द फॉर्म ऑफ ए सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ठीक है। इट कुड टेक 3 फॉर्म्स, ओके। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द आई फॉर्म, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें? देखो इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप एक स्मॉल एलिमेंट चूज कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट है वो किस तरफ चूज कर रहे हैं आप? ये जो डीएल है, ओके, उसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? हमेशा डायरेक्शन ऑफ डीएल शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो यहाँ तो खुद दिख रहा है करंट है, यहाँ खुद दिख रहा है करंट है, यानी कि ए का डायरेक्शन क्या हुआ? इसको आज के बाद ध्यान कर लो, बस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डायरेक्शन क्योंकि ये वेक्टर है ना, ए इज अ वेक्टर, वी वाज अ स्केलर, वहां कोई दिक्कत नहीं थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी के डायरेक्शन की। बट यहाँ क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ व्हाट? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं ये z डायरेक्शन है लेफ्ट से, तो यहाँ जो वेक्टर पोटेंशियल आएगा निकलकर इस पॉइंट P पर, किस डायरेक्शन में होगा? इट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि z में ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना कितनी करंट फ्लो कर रही थी? I करंट फ्लो कर रही थी, ओके। तो ये हमने डीएल लिया, तो हम इसका वेक्टर पोटेंशियल इस पॉइंट P पर निकाल सकते हैं, ओके। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये फार्मूले कब लग सकते हैं? इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था V की एक रिस्ट्रिक्शन थी निकालने की, है ना।
So these formulae can be applied only to for finite length surface or volume. This formula can be applied only for finite length surface or volume, ठीक है, currents. ठीक है, तो मेरा क्या पूछना आपसे ये है, क्या मैं इसको इनफाइनाइट वायर के लिए लगा सकता हूँ? कैन आई अप्लाई इट फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर? इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालने के लिए दे, ठीक है, तो क्या होगा बताइए? अगर आपको किसी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल लिखने के लिए दे तो क्या होगा? बोलिए, लिखने के लिए दे तो क्या होगा? ये किसी को कंफ्यूजन हो रही है? आर डिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस वुड बी आर, ओके. इसको आप मान सकते हैं स्मॉल एल. डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके. आर कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला, ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग है, क्या आप इनफाइनाइट वायर के लिए इसको लगा सकते हैं? आंसर इज नो. ये किस पर लगा सकते हो आप? फाइनाइट लेंथ के वायर पर, फाइनाइट सरफेस की करंट पर, ठीक है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें जो है आप उठाकर इसको इनफाइनाइट वायर के लिए लगाना शुरू कर दिया, गलत हो जाएगा सब कुछ. आपका आंसर ही अपसेट आएगा. अगर आप इस पर इनफाइनाइट वायर की लेंथ लगाओगे तो इंटीग्रल कितना बनेगा ये वाला? अगर इनफाइनाइट वायर पर लगा दो तो इनफाइनाइट बन जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है. तो ये फार्मूला जो है किस पर लग सकता है? सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट करंट पर, फाइनाइट लेंथ की करंट पर, फाइनाइट सरफेस की करंट पर, फाइनाइट वॉल्यूम की करंट पर. इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? आगे लिखा हूं, इफ डायमेंशंस ऑफ द करंट, if the dimension of the current, okay, are infinite, then if dimensions of the current are infinite, then आप A का कैलकुलेशन B के थ्रू करेंगे. पीछे जाकर देखेंगे अभी हम इसको, मैंने कैसे लिखा. हम किसके थ्रू करेंगे? B के थ्रू. गो बैक एंड सी. ये कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला है. मैंने लिखा था ना, कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू B. कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू B जो है ना, ये कौन सा फार्मूला है? डिफरेंशियल. और उसी का इंटीग्रल फॉर्म क्या है? ये. तो इसको आप कब लगाओगे? इसको आप तब लगाओगे जब हमें A का कैलकुलेशन करना होगा. किसके थ्रू? B के थ्रू. सीधे कैलकुलेशन नहीं होगा इनके केसेस में. जब वायर फाइनाइट होगा तब तो सीधे कैलकुलेट होगा A, सीधे एकदम इस फार्मूले में. और जब वायर की डायमेंशन इनफाइनाइट होगी या सरफेस की डायमेंशन इनफाइनाइट होगी तब A का कैलकुलेशन B के थ्रू होगा, B के थ्रू. तो ये कर्ल ऑफ A इक्वल टू B का ही इंटीग्रल फॉर्म है, ओके. ये तरीका अपना है. क्लियर है? ठीक है. तो वेक्टर पोटेंशियल क्या है? मोमेंटम पर यूनिट चार्ज है. उसका डाइवर्जेंस कितना है मैग्नेटोस्टैटिक्स में? 0 है. उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कूलम्ब गोज कंडीशन बोलते हैं, ओके. कर्ल ऑफ A क्या देता है? डाइवर्जेंस ऑफ A तो 0 है मैग्नेटोस्टैटिक्स में. डायनेमिक्स में नहीं होगा, पहले बता देता हूं. डायनेमिक्स में जाकर डाइवर्जेंस ऑफ A 0 नहीं होगा, सिर्फ मैग्नेटोस्टैटिक्स में है. उसका कर्ल क्या है? उसका कर्ल B है, ओके. उसी का एक और इंटीग्रल फॉर्म हो सकता है, वो ये हो सकता है, ओके. डायरेक्शन ऑफ A क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट की तरह है, ओके. अगर वायर फाइनाइट है तो ये फार्मूले अप्लाई होंगे, और अगर इनफाइनाइट है तो ये अप्लाई होंगे. अब मैं एप्लीकेशंस पर आ जाता हूं. हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन असाइनमेंट 4 में बच गए हों, उसको मैं बाद में ले लूंगा. मैं असाइनमेंट नंबर 5 विच इज ऑन पेज 50 है, 50 नहीं है, 51 है, 51 पेज पर है, वो मैं ले रहा हूं. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 51. अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. मतलब आप पूछेंगे कितनी बार पूछा गया, आई डू नॉट नो कितनी बार, मतलब एवरी टाइम. मतलब ये जो है ना, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ओके, कि भाई मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कितना होगा, किसका? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट सॉलिनॉइड, ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, तो क्या मैं इस पर ये तरीका अपना सकता हूं? जब भी लॉन्ग सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड होगा, आप ये तरीका नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, इनफाइनाइट हो या लॉन्ग हो.
इनफाइनाइट हो या इसकी जगह लॉन्ग वर्ड यूज किया हुआ हो, तो तब आप इसको नहीं अप्लाई कर सकते. Which method you could apply? You could apply this method. A dot dl equals to क्या होगा? Surface integral V dot ds. This method would be applied. Applied. Okay. ये मेथड यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा. ठीक है. अब आप इसको करने के लिए to do this you should always okay you should always know the magnetic field. मतलब इसलिए तभी अप्लाई हो सकता है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता. क्या आप जानते हैं कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है लॉन्ग के? म्यू नॉट ni z कैप. ये याद है? नहीं. अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन होगा नहीं. ये बी इन बी आउट याद है इसे? इनफाइनाइट सोलेनॉइड के बी इन बी आउट पता होनी चाहिए आपको. ओके. अब हमें निकालना है ए इन ए आउट. ठीक है. अब जरा ध्यान दो. बी इन बी आउट मुझे पता है. अब मुझे एक क्लोज लाइन इंटीग्रल लेना है. मुझे दिख रहा है यहाँ पर ए को फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू टेक अ क्लोज्ड लाइन सरफेस, क्लोज लाइन कर्व. ओके. अब बताइए राइट साइड क्या कहता है इसका? वो कौन से प्लेन में होना चाहिए पहले बताओ. वो कैसे होना चाहिए? ये राइट साइड तो दिखाता है ना. जब अभी तक मैं आपसे ये वाला लगवाता था, जब ये बी डॉट डीएल एम्पियर्स लॉ लगाता था मैं, तो मैं किस बात का ध्यान रखता था? राइट साइड में कि लूप ऐसा बनना चाहिए. जब मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता था, देन आई हैव टोल्ड यू दैट लूप शुड बी सच दैट इट शुड एनक्लोज करंट. मतलब लूप ऐसा बनाओ जिसके अंदर से करंट निकल के जाए, है ना. अब ये बताओ इसमें कैसा लूप बनाया जाए कि उसके अंदर से क्या निकल कर जाए? लूप शुड बी मेड सच दैट बी शुड क्रॉस थ्रू द लूप और आई शुड क्रॉस थ्रू द लूप. चलिए ए डॉट डीएल वाले बताइए. बी शुड क्रॉस थ्रू द लूप और आई शुड क्रॉस थ्रू द लूप. ठीक है. आई थिंक बी शुड क्रॉस थ्रू द लूप. इसको हटा दो. अब ये बताओ बी किस तरफ है इसका? इसका जो बी है मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड का, वो किस तरफ है? इस तरफ. आई थिंक बी इज अलोंग जेड कैप डायरेक्शन. इस तरफ इसका बी. ओके. तो जो लूप बनेगा हमारा ये वाला, तो इनसाइड के लिए अगर हम करेंगे तो कहां बनेगा? अगर हम इनसाइड के लिए करेंगे इनसाइड यानी कि कैपिटल आर से कम पर अगर हम लेंगे तो हमारा लूप कहां बनेगा? हमारा लूप इस तरह बनेगा. यूं कलर डिफरेंट लेता हूं. ये लूप होगा हमारा ए के कैलकुलेशन के लिए. ए के कैलकुलेशन के लिए लूप होगा जिसका रेडियस कितना होगा? 8 मिनट में इसको ना अलग कॉपी करना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज. मैं बात कर रहा हूं अभी किसके लिए? इनसाइड के लिए. इनसाइड का मतलब है आर लेस देन कैपिटल आर. ओके. तो ये जो लूप होगा यूं वो ऐसे होगा. व्हाई इट शुड बी लाइक दिस? द रेडियस मानेगा स्मॉल आर. व्हाई इट इज सो? बिकॉज़ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जानी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इसमें से निकल के जाएंगी या नहीं? इसमें से क्रॉस होकर जाएंगी. ओके. और ये बी है कितना जो क्रॉस हो रहा है? व्हाट इज बी इन? ये नॉट एन आई जेड है. तो कितना होगा बी डॉट डीएल? व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज ए डॉट डीएल इक्वल्स टू होगा सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डीएस. तो कितना होगा ए इन? कितना होगा इस लूप का सर्कमफ्रेंस टोटल डीएल वैल्यू? टोटल डीएल वैल्यू ऑफ दिस वुड बी 2 pi r. ओके. 2 pi r. तो b डॉट ds कितना होगा? म्यू नॉट ni इनटू pi r स्क्वायर. ये इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए बाहर आ जाएगा. और एरिया कितना कवर करेगा वो? दिस. सो a इनसाइड कितना होगा? होगा म्यू नॉट ni
पाई से पाई कैंसिल, आर बाई 2, डायरेक्शन हो बता दो, यू नॉट एन आई, एक आर बचेगा बाई 2, इट विल बी अलोंग फाई कैप डायरेक्शन, इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं व्हाई आई टुक दिस फाई कैप डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन फाई कैप क्यों लिया, ठीक है, आई टुक फाई कैप डायरेक्शन बिकॉज जो करंट डायरेक्शन है वो क्या है, फाई कैप। आगे चलते हैं, आउटसाइड, 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 आउटसाइड होगा बी, आउटसाइड 0, आउटसाइड में हम लूप लेते हैं यहाँ, आउटसाइड आर स्मॉल आर रेडियस का लूप लिया, ओके। अच्छा ये क्या बता रहा है, इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा या नॉन जीरो, इसके लिए जो फ्लक्स होगा आउटसाइड वाले के लिए वो 0 होगा या नॉन जीरो, बोलो 0 होगा, कैसे 0 हो जाएगा भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जरा देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करता हूँ यहाँ पर, इतने इतने लूप से तो ऐसे पास करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ तक है, कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो येलो लाइंस हैं ये कितने एरिया में है, यू नॉट एन आई, कितने एरिया में है जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में तो है ना, पाई आर स्क्वायर एरिया में, ठीक है, देख लो समझ लो भाई, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर म्यू नॉट एन आई इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लिख दिया मैंने लिख दिया, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, व्हाई करेक्ट, क्योंकि लूप के साथ जो एसोसिएटेड जो बाहर वाला लूप है उसका जो जो कितना एरिया, ये जो इतना एरिया होगा ना ये वाला, उसमें फ्लक्स होगा कितना, यू नॉट एन आई मैग्नेटिक कहां तक है, कैपिटल आर तक है ना, ये होगा, ओके। और बाहर कितना होगा, जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाले एरिया में 0 होगा, अंदर जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर उसमें फ्लक्स होगा, ओके, और बाहर वाले पार्ट में 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे फिर से वही फार्मूला, ए डॉट डी एल इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एक्स, कितना होगा, अरे भाई समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया मुझे बताओ, अगर मैं इस लूप को अलग से बनाकर दिखाऊं आपको, यूं, ओके, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, इसके कितने हिस्से में से मैग्नेटिक लाइन निकल के जाएंगी, बोलो, इसको बाहर निकाल लो, कितने पार्ट में इसके मैग्नेटिक होगा, बोलो, मान लिया ये कितना एरिया है, ये जो है आप देख रहे हैं येलो पार्ट इसका, ठीक है, ये कितना एरिया है, कैपिटल आर वाला एरिया है, ओके, तो इतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है, इतने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है, कितने में से निकल के जा रही है, कैपिटल आर में से, ओके। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा इसके साथ एसोसिएट वो 0 होगा, नहीं होगा ना, यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 0 है मैग्नेटिक फील्ड, बट इतने हिस्से में से तो निकल के जाएगा ना, जितना हिस्सा उसके उसमें आएगा, जो ये सर जो सिलेंडर वाला है, सिलेंडर यानी कि सोलेनॉइड वाला, उतने हिस्से में से क्रॉस होगा, कितना होगा ए आउट, कितनी दूर निकाल रहे हो आप, ए आर डिस्टेंस पर निकाल रहे हो, बट मैग्नेटिक फील्ड कितने में से मिल पा रहा है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल आर में, कैपिटल आर तक नहीं था मैग्नेटिक फील्ड, तो ए आउट कितना आया, यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 आर, डायरेक्शन इज अगेन फाई कैप, कुछ लोग पूछ रहे हैं फाई कैप कैसे लिख दिया मैंने भाई, सिलेंडर में बाय डिफॉल्ट ये जो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये करंट ऐसे होती है ना सोलेनॉइड में, यूं, ये कौन सी डायरेक्शन है जो शो की है यहाँ पर, ये फाई कैप नहीं है क्या, करंट जो है ऐसे फ्लो होती है सोलेनॉइड में या नहीं, घूमती है चारों तरफ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है जो घूम रही होती है चारों तरफ इसके, ठीक है, जो चारों तरफ घूमने वाली डायरेक्शन है वो कौन सी है, फाई कैप, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ए आउट ए इन का बिहेवियर कैसा है, प्रोपोर्शनल टू आर,
एंड ए आउट का बिहेवियर क्या है? ए इन इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड ए आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r. ओके, डिस्टेंस r, ये रेडियस नहीं है, इट इज नॉट रेडियस, इट इज नॉट रेडियस, इसको आप स्मॉल r की तरह ट्रीट करो, रेडियस नहीं है ये. ओके, तो कैसे बिहेवियर है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? वेरीज एज r इनसाइड एंड 1 by r आउटसाइड. ठीक है, ये हो गया. ये एक क्या कह सकते हो आप इसको? ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए इसके रिजल्ट पता होने चाहिए कैसे है. वेट do this. It is year 2021. बताइए कौन सा पूछ रहा है, इनसाइड आउटसाइड? बोलिए कौन सा पूछ रहा है? सो यू नो ए इन, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछिए बस. प्रोपोर्शनल टू आर, ए आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r. ओके, और आप देख रहे हैं A5 पूछ रहा है, A5 क्योंकि A किस डायरेक्शन में होगा? y डायरेक्शन में. विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? एकदम सीधा क्वेश्चन था. तो इनसाइड लीनियरली इंक्रीजिंग एंड आउटसाइड 1 by r बिहेवियर. तो विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? सी. एकदम सीधा क्वेश्चन था ये. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. नहीं समझ आया भाई, क्यों समझ नहीं आया? क्या पूछ रहा है इसमें? क्वेश्चन रीड करो, समझ में आएगा. क्या कह रहा है? कंसीडर द सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, रेडियस r, ये मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड जीरो आउटसाइड. ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है क्योंकि ये कह रहा है कि लेंथ बहुत बड़ी है इसकी, इट इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. ओके, तो उसका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पूछ रहा है यहाँ, यानी कि एक लाइन होगी अंदर यहाँ, उससे लेकर और बाहर तक पूछ रहा है. ठीक है भाई, सोलेनॉइड अगर इनफाइनाइट हो बात समझो मेरी, सोलेनॉइड अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट चूंकि इसमें लेंथ बताई हुई है, तो ये कैलकुलेशन कहाँ करवा रहा है? एजेस पर यहाँ करवा रहा है या यहाँ करवा रहा है?
कहाँ करवा रहा है कैलकुलेशन? ये मिडिल में करवा रहा है कैलकुलेशन। मिडिल में कहाँ पर? मिडिल में अंदर भी और मिडिल में बाहर भी, मतलब मिडिल के परपेंडिकुलर ऐसे जाओगे आप, मिडिल के ऐसे परपेंडिकुलर। तो अंदर के पॉइंट कौन से होंगे? अंदर के पॉइंट कौन होंगे? ये अंदर का पॉइंट है और ये बाहर का पॉइंट। मान लेते हैं ये z l/2 डिस्टेंस है। तो यहाँ बिहेवियर कैसा होगा? यहाँ का बिहेवियर होगा a out प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ का बिहेवियर क्या होगा? a in प्रोपोर्शनल टू r। r के साथ बिहेवियर पूछ रहा है ना उसका, ठीक है? तो r के साथ बिहेवियर क्या होगा? r के साथ बिहेवियर होगा इनसाइड प्रोपोर्शनल टू r लीनियर बिहेवियर, आउटसाइड 1/r। एकदम सीधा क्वेश्चन है। आई एम सेइंग ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पहले, इस बार लैंग्वेज को अलग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 होगा सेम असाइनमेंट 5। आर के साथ अंदर और बाहर दोनों का वेरिएशन पूछ रहा है भाई। आप समझो या समझ नहीं आ रहा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ये l/2 लेंथ के रेस्पेक्ट में कह रहा है, l/2 पर r के साथ वेरिएशन, r तो इधर वेरी करेगा ना परपेंडिकुलर टू z। तो अंदर का कोई पॉइंट होगा, अभी डायग्राम नहीं बनाया मैंने, अंदर का कोई पॉइंट होगा तो प्रोपोर्शनल टू r और बाहर का 1/r। ये वाला करो। ये कहाँ पूछ रहा है? r लेस देन कैपिटल R, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड? इनसाइड पॉइंट है। इसमें कहा था ये वाला बिहेवियर इनसाइड में होगा, ये वाला बिहेवियर आउटसाइड में होगा। क्वेश्चन 5 और 6, इसका आधा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, हाफ सरफेस करंट के लिए जो था। पेज नंबर जो 1 का था वही है, अभी बताता हूँ, पेज नंबर 51 होगा। ओके, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है, रोटेटिंग। मैंने बताया था रोटेटिंग होलो सिलेंडर किसके इक्विवेलेंट होगा? रोटेटिंग होलो सिलेंडर वुड बी इक्विवेलेंट टू रोटेटिंग होलो सिलेंडर किसके इक्विवेलेंट होगा? सोलेनॉइड। रोटेटिंग होलो सिलेंडर किसके इक्विवेलेंट होगा? सोलेनॉइड। इसका वो कितना आया था? ये था इसका सिग्मा वी, और वी का वैल्यू कितना था? ओमेगा क्रॉस आर। तो मैंने निकलवा दिया था पहले ही आपको, ये पाई कैप होगा, यानी कि जो सरफेस करंट होगी वो ऐसे जाएगी पाई कैप। इसलिए मैंने बोला था सोलेनॉइड के जैसे ट्रीट होगा, ठीक है? इट वुड बी ट्रीटेड एज सोलेनॉइड, ठीक है? इसका बता सकते हैं बी इन कितना होगा? इसका जो बी इन होगा वो कितना होगा? मैंने बताया था सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आप μ0 ni लिख सकते हो, या ni की जगह k लिख सकते हो, μ0 k भी लिख सकते हो आप इसको। k का वैल्यू कितना है? सिग्मा ओमेगा आर। तो हो गया आंसर डी इन के लिए। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0 सिग्मा ओमेगा आर z क्या? मैग्नेटिक फील्ड z में। और बी आउट कितना होगा? 0 हो गया। तो रोटेटिंग होलो सिलेंडर ये हो गया, ठीक है? अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहां पर? इनसाइड। तो क्या आंसर आएगा? जब बी इन बदला है ना बस इसमें, पहले क्या आता था बताओ? पहले आता था μ0 ni/2। ni की जगह कुछ चेंज हुआ है। व्हाट इज दिस चेंज? ni की जगह क्या आ गया? k। तो लिख दो, ni की जगह लिख दो k। तो a इन कितना हुआ? ni की जगह मैं वहीं से कॉपी करके ला रहा हूँ ना, μ0 ni/2 ये था ना। अब ni ये डायरेक्शन क्या है? पाई का। ni की जगह आप रख दो सिग्मा ओमेगा आर, सिग्मा ओमेगा आर स्मॉल r बाई 2 पाई का। ये आंसर है। तो कौन सा आंसर सही है? ठीक है, ये हो गया ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ए आउट कितना होगा? ए आउट निकालना हो तो ये ए आउट है, इसमें क्या कर देना है आपको?
एन आई की जगह के, के वैल्यू यहाँ हमने लिखा, ये हो गया। इसी के जैसा क्वेश्चन है 30, पेज 42। ये करिए। तो एक सोलेनॉइड है जिसका फ्लक्स दिया हुआ है, थिन सोलेनॉइड है, फ्लक्स फाई है उसका। आपसे पूछ रहा है थिन है ये, तो थिन है तो जो हम इसका ए निकालेंगे वो आउटसाइड निकालेंगे या इनसाइड निकालेंगे? थिन है इसके अराउंड हम आर डिस्टेंस पर जब ए निकालेंगे, इट विल बी आउटसाइड और इट विल बी इनसाइड। ऑब्वियसली बात है, आर डिस्टेंस पर क्या होगा? ए आउट। ए आउट क्या होता है बता सकते हो आप मुझे? 2 पाई आर होता है, समझे? और क्या होता है याद है? राइट साइड में क्या होता है? बी डॉट डी एस। बी डॉट डी एस कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज ए फ्लक्स। बोलिए फ्लक्स है या नहीं है? इट इज फ्लक्स। फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला लुक एट द फॉर्मूला। इनसाइड या आउटसाइड किसी को भी ले लो, तो ए डॉट डी एल का वैल्यू कितना होता है? क्लोज लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल, ठीक है, इज बेसिकली ठीक है, बी डॉट डी एस इज दिस। तो कितना होगा बताइए बी डॉट डी एस का जो वैल्यू है? बी डॉट डी एस का वैल्यू बेसिक बात है किसके बराबर होगा? फ्लक्स के बराबर। ये फ्लक्स के बराबर होगा, फ्लक्स हो गया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ए आउट कितना हुआ? ए आउट का वैल्यू हुआ फ्लक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। किस डायरेक्शन में? पाई क्या डायरेक्शन? यही पूछ रहा है आपसे, ओके। बट किसमें पूछ रहा है? देखो किसकी टर्म से पूछ रहा है? कार्टेशियन सिस्टम में पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे किसमें पूछ रहा है? कार्टेशियन सिस्टम में पूछ रहा है, ठीक है। इट इज नॉट आस्किंग इन दिस cylindrical system, it is asking in terms of partition system। तो पार्टीशन में क्या होगा इसका वैल्यू? वो हमें लिखना है। आर का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन? जो सिलेंडर होता है उसकी रेडियस कैसे मानी जाएगी? इसको मानते हैं जेड एक्सिस। इसकी जो लेंथ है उसके अलग ट्रीट होती है जेड के, तो आर कैसे ट्रीट होगा? इट वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, ठीक है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा, जो फाई है, फाई क्या है, ओके, उसका कन्वर्जन क्या होता है? उसका कन्वर्जन क्या होता है? अगर मैं आपको ये फाई कैप लिख के बताऊं, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? फाई कैप किसके बराबर होगा? जेड कैप क्रॉस एस कैप। जेड कैप क्रॉस एस कैप इज फाई कैप, ठीक है। तो जेड कैप क्रॉस एस कैप, जो फाई है, फाई का मतलब क्या है? फाई का मतलब क्या है? जेड क्रॉस एस इज मीनिंग ऑफ फाई, ठीक है। तो एस क्या होता है? एस को आप पार्टीशन में बदल सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे बदलते हैं पार्टीशन में? एस कैप क्रॉस एस कैप क्या होता है बताइए? एस कैप मतलब ये होगा
आर या एस ले रहे हो ना आप, आर ले लो, चलो आर ले लो, है ना, जेड कैप क्रॉस आर कैप इज फाई कैप, कार्टेशियन सिस्टम, इंसिलेंट्रिकल स्ट्रक्चर। तो कार्टेशियन में क्या होगा इसका चेंज, वेक्टर आर का, इट वुड बी वेक्टर आर बाय आर। कितना बनेगा इसका, वेक्टर आर क्या होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम का, होता है एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये करना जरा, इसमें सिर्फ यही आता है, ठीक है, इसमें सिर्फ यही आता है। तो क्या बनेगा ये, फाई कैप इक्वल्स टू फाई कैप इक्वल्स टू जेड कैप एक्स 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 कैप प्लस वाई वाई कैप डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कितना होगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जेड क्रॉस एक्स क्या देगा आपको, इट विल गिव यू प्लस वाई, ओके, एंड जेड क्रॉस वाई विल गिव यू माइनस एक्स। ये बन रहा है, फाई कैप का कन्वर्जन कर लिया मैंने, कैसे किया, जेड कैप क्रॉस आर कैप से। आर कैप क्या होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में, आर कैप क्या होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम में, वेक्टर आर बाय आर। वेक्टर आर क्या होता है भाई, जेड के परपेंडिकुलर होगा ना वेक्टर आर, वेक्टर आर तो ऐसे होगा, तो किसके बराबर होगा वो, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। इसकी डायरेक्शन कैसे आई भाई, एक ही डायरेक्शन तो फाई ही होती है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन सोलेनॉइड में फाई होती है, कितनी बार मैं लिख चुका हूँ। और फाई को कैसे लिख सकते हैं हम, जेड क्रॉस आर सिलेंड्रिकल सिस्टम। आर क्या होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम का, वेक्टर आर बाय आर, आर कैप। आप बताओ क्या आंसर बना फुल आपका, ए आउट किसकी टर्म्स में लिख रहे हैं हम, ए आउट हम पहले ही निकाल चुके हैं, बस उसको किसमें बदलना है अभी आपको, 2 पाई आर, आर की जगह क्या लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पाई की जगह क्या लिखा है, वाई की जगह लिखा है एक्स वाई कैप, दोनों में कॉमन आ गया ना ये, तो क्या हो गया वाई एक्स कैप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कितना हो गया पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बन गया एक्स वाई कैप माइनस वाई एक्स कैप, ओके। ये बन गया आपका जो फाइनल आंसर है वो ये है, चेक इट। व्हाई इज द फ्लक्स, व्हाई इज द फ्लक्स, बताइए कितना हुआ, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, हुआ, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इस क्वेश्चन को करवाता रहता है, क्वेश्चन इज सेम, कोमा गलत लगे हुए हैं, यस वो उसी के साथ है उधर, कोमा गलत लगा हुआ है। पेज में बताता हूँ 55, इसको करो पेज 55,
वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, ऐसा ही होता है ना इनसाइड इफ द टर्म, अभी नहीं कर पाओगे इसको आप, प्लीज दैट अभी नहीं कर पाओगे इसको आप, मुझे लगा ये ऐसा ही क्वेश्चन, अभी छोड़ दो इसको, अभी नहीं कर पाओगे इसको, अभी मैंने कंसेप्ट नहीं बताया आपको। ओके ठीक है, अब मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक तो ये क्या निकालने के थे, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जहां पर ए दिया हुआ है, अभी तक ए निकाल रहे थे आप, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ए दिया हुआ है और बी आपको निकालना है। ए इज गिवन टू यू नीड टू फाइंड बी। अगले टाइप का क्वेश्चन, ये है पेज पेज 50, पेज 52। करो, what is given to you, m is along z axis, m is mz कैप दिया हुआ। वेक्टर आर आप जानते हैं क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वेक्टर आर x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप। ओके, ये आपको बताया गया, ठीक है। बताइए कैसे होगा ये, x कैप है तो m क्रॉस r क्या बन गया, m क्रॉस r ये बन गया m z कैप क्रॉस z कैप क्रॉस x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप, ये बन गया m। x के साथ क्या आ गया mx, व्हाट डायरेक्शन, z क्रॉस x, इस प्लस का y माइनस m y x कैप, इतना ही आएगा देखना, ठीक है। वेक्टर r कितना होता है, r का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसका, x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जरा b क्या होता है, b होता है कर्ल ऑफ a। कार्टेशियन सिस्टम में कर्ल का फार्मूला क्या बनेगा, लिखते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x कैप y कैप z कैप, डेवर बाय डेवर x डेवर y डेवर z। अच्छा ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर a में कौन कौन सा कंपोनेंट है, a में तो y कंपोनेंट है, एक है ax एक है ay और az नहीं है उसमें, देख रहे हो ना आप। तो जब मैं इसका कंपोनेंट लिखूंगा b तो टोटल लिखूंगा, तो b का कौन सा कंपोनेंट चाहिए मुझे, आई नीड x कंपोनेंट ऑफ b, तो bx क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे, x कंपोनेंट ऑफ b क्या होगा, ये होगा डेवर बाय 0 माइनस, ये 0 है ना, माइनस डेवर बाय डेवर z ay। ओके, तो आपको क्या करना है, z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो ay को, इस वाले को कितना आएगा, ये आएगा माइनस डेवर बाय डेवर z ay है mx डिवाइडेड बाय r क्यूब का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 3 2। इसको कर दो, आंसर आ जाएगा। ये x कंपोनेंट ऑफ b पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने है। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसको करना है आपको। ओके, कितना आएगा z के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन, पक्का नोट कर दिया जाए, ठीक है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3mx z का, इसमें z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा ना, तो नीचे क्या आएगा r पावर 5, ठीक है। डायरेक्शन तो ऑब्वियसली क्या है, x है,
तो सी बता दो आप आंसर। ठीक है, ये हो गया। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको कर्ल का फॉर्मूला अप्लाई करना था। ओके, करो शुरू। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है बी। बी निकालने के लिए कह रहा है आपसे। बी इज कर्ल ऑफ ए, ऐसे होता है। तो कर्ल ऑफ ए निकालोगे आप तो आएगा 1/2 कर्ल ऑफ एफ क्रॉस आर। ये दो वेक्टर हैं, आप समझ रहे हो, एक वेक्टर एफ है और दूसरा वेक्टर आर है। प्लस इसमें क्या है, इसमें tan बाहर चल रह जाएगा और कर्ल ऑफ व्हाट, वेक्टर आर ओवर आर क्यूब। अब देखो ये वाली जो एंटिटी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो एंटिटी, इसमें क्या होता है, ठीक है, ऐसी कोई एंटिटी हो जब ऐसे कर्ल ऑफ वेक्टर आर बाय, मतलब कुछ भी, मतलब n कुछ भी हो, r पावर n वेक्टर r, n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका कर्ल 0 होता है। वेक्टर r का कर्ल 0 होता है चाहे n कुछ भी क्यों ना हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी वेक्टर r का कर्ल निकाल रहे हो आप तो वो 0 होता है। तो ये वाला टर्म तो हो गया 0। अब बचा आपके पास ये वाला टर्म, इसमें क्या है, एक्चुअली इट इज लाइक, ये किसी तरह का है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ऐसे कर रहे हो, कर्ल ऑफ वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2, ऐसे कर रहे हो, ये वेक्टर v1 ये वेक्टर v2 कर रहे हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद किया कभी आपने? मैंने लिख के दिया था आपको। लेट मी शो यू अगेन। ओके, अगले पेज पर फिर से पेस्ट कर रहा हूँ फॉर्मूले। ओके, आपको कौन सा वाला अप्लाई करना है बताइए? आपको अप्लाई करना है, यू नीड टू अप्लाई दिस। ओके, तो बन रहा है बी डॉट डेल ए, बी डॉट डेल ए। इसका मतलब पता क्या है, इसका मैं पूरा फॉर्मूला लिखा हूँ, 4 टर्म आएंगे, ये तो मैंने 0 कर दिया। ओके, सेकंड वाला 1/2। ओके, व्हाट इज बी, बी की जगह कौन है यहाँ, आर डॉट डेल इंटू एफ, आर डॉट डेल इंटू एफ। ये 1/2 पूरे के बाहर रखो। ओके, आगे चलो, प्लस, इसे लिखो माइनस या प्लस, ये वाला टर्म लिख लो, थर्ड वाला माइनस, क्या है, एफ डॉट डेल इंटू आर, एफ डॉट डेल इंटू आर, प्लस ए डेल डॉट बी, ए डेल डॉट बी का मतलब होगा एफ डाइवर्जेंस ऑफ आर माइनस आर डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ये आपको सॉल्व करना है। 4 टर्म लिखी मैंने, कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, ये सब पता होने चाहिए, रिमेंबर टू बी रिमेंबर्ड, ओके। अब देखिए जरा, आर डॉट, अब इस पर ये क्या बता रहा है, एफ इज अ कांस्टेंट वेक्टर। जब इस पर डेल ऑपरेटर अप्लाई होगा, डेल ऑपरेटर किस पर अप्लाई होगा, यहाँ एफ के ऊपर या आर के ऊपर, फर्स्ट टर्म में डेल ऑपरेटर वुड बी अप्लाइड ऑन एफ। तो जब डेल ऑपरेटर एफ के ऊपर अप्लाई होगा, कितना आंसर देगा, इट वुड गिव यू 0 माइनस। यहाँ पर पहले इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, एफ के साथ, तो एफ पर अप्लाई नहीं हो रहा है डेल ऑपरेटर, किस पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ डेल ऑपरेटर जो है वो एफ के ऊपर अप्लाइड नहीं है, इसके ऊपर अप्लाइड है आर के। एफ डॉट डेल जो होगा वो ये होगा, देखो एफ एक्स डेबर बाय डेबर एक्स, ओके, प्लस एफ वाई डेबर बाय डेबर वाई, एफ जेड डेबर बाय डेबर जेड, ये होगा एफ डॉट डेल। तो जब आर पर अप्लाई होगा, ये आर क्या है, व्हाट इज आर, आर यू नो ना क्या होता है, आर इज एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। ओके, तो कितना होगा,
यहाँ पर जब ये इस पर अप्लाई होगा तो बचेगा x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बच जाएगा देखो f वेक्टर ओनली बचेगा, प्लस डेल डॉट r का डाइवर्जेंस कितना होता है, मतलब r का डाइवर्जेंस होता है 3, तो ये बनेगा प्लस का 3f माइनस ये फिर से डेल ऑपरेटर f के ऊपर अप्लाई होगा, कांस्टेंट वेक्टर के ऊपर 0, तो कितना आएगा f ओनली, व्हिच ऑप्शन वुड बी करेक्ट, प्लस f या माइनस f, प्लस f वुड बी करेक्ट। ओके ये होगा भाई, देख लो आप एक बार। हो गया, नेक्स्ट लेते हैं। पेज 15 कौन से पेज पर है? 53। करो पहले वाले 14, देखिए जरा ए डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं हम, चलिए वी कैन राइट दिस एज कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस, लिख सकते हैं क्या, कौन सी थ्योरम से, वी कैन राइट दिस एज दिस बाय यूजिंग व्हाट, स्टोक्स थ्योरम, इसी को हम डी लिखते थे ना पहले। ओके तो कर्ल ऑफ ए क्या होगा इस वाले यूनिफॉर्म फील्ड का, यूनिफॉर्म फील्ड यानी कि जिसका डिपेंडेंस किसके ऊपर ना हो, पोजीशन के ऊपर ना हो, तो कर्ल ऑफ ए कितना आएगा यूनिफॉर्म वेक्टर के लिए 0, उसका आंसर कितना आएगा 0, व्हिच आंसर इज करेक्ट ए। क्वेश्चन 15, which of the following expressions for vector potential does not represent the uniform magnetic field along z direction, मतलब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा वाला ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये नहीं देगा, ठीक है, लिख रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अलोंग z डायरेक्शन, बी नॉट अलोंग z डायरेक्शन, कह रहा है कि कौन सा कर्ल ऑफ ए आपको ये नहीं देगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लिखाना कि आपको बताना है कि कौन कौन से देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे, डज नॉट पूछा, तो ध्यान दीजिए, करके देखिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करके ही देखना पड़ेगा वन बाय वन, नो अदर चॉइस, यू नीड टू डू इट वन बाय वन। हाँ सी नहीं कर रहा, मुझे दिख रहा है साफ साफ, ये करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, व्हाई इट विल नॉट डू, क्योंकि आप देख रहे हो इसका कर्ल 0 आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे देखकर ही बता सकता हूँ, मैं इसको देखकर बता सकता हूँ कि इसका कर्ल 0 आएगा, 0 आएगा, व्हाई, क्योंकि आप देख रहे हैं कर्ल के लिए जरूरी है कि x कंपोनेंट में y हो या z हो, है ना, जबकि यहाँ x कंपोनेंट में x ही है, y कंपोनेंट में y ही है, तो कर्ल कितना होगा, कर्ल ऐसे वेक्टर का 0 होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, विच नॉट बोला है ना, नॉट, डज नॉट, सी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, सब के सब क्या दिखा रहे हैं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, डिफरेंट वेक्टर पोटेंशियल्स, ठीक है, आर रिप्रेजेंटिंग, देखो वेक्टर पोटेंशियल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बट सबके मैग्नेटिक फील्ड सेम है क्या नहीं, different vector potentials are representing the same magnetic field, इससे क्या कंक्लूड होता है, this shows that
This shows that B is unique or non-unique? B is unique. A is non-unique. B is unique, A is non-unique. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम non-unique A चूज करते हैं तो this will give rise to a unique value of B और non-unique value of B. It is representing unique value of B. Okay? तो बहुत सारे A हो सकते हैं, बहुत सारे B हो सकते हैं. एक ही B के लिए बहुत सारे A's हो सकते हैं. Okay? बट क्या है? किसी एक A के लिए बहुत सारे B नहीं हो सकते. किसी एक A के लिए बहुत सारे B नहीं हो सकते, बट किसी एक B के लिए बहुत सारे A हो सकते हैं. तो who is unique? B. And non-unique is A. बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इट इज ऑन द सेम पेज 53. आपसे पूछ रहा है a डॉट dl का वैल्यू, क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl. इसका मतलब क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रल a डॉट dl मींस ओपन सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds. ये होता है नहीं? यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है? इट इज द डायरेक्शन ऑफ b. इट इज नॉर्मल. ओके, तो b डॉट ds क्या होगा? b डॉट ds का मतलब होगा सरफेस इंटीग्रल b ds cos 60. बोलिए. ओके, तो कितना होगा? b का वैल्यू कितना है? 0.6 टेस्ला इनटू व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द लूप, लूप शेप इज, लूप शेप क्या है? स्क्वायर है ना? कहां गया? लिखा हुआ है. हाँ, स्क्वायर. तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर. cos 60 1/2. यूनिट क्या होती है इसकी? a डॉट dl की, यानी कि फ्लक्स की. फ्लक्स की यूनिट होती है या तो वेबर, ठीक है, या वेबर की जगह क्या लिख सकते हैं आप? टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन रहा है आई थिंक 1/2 0.15 टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर या वेबर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो है वेबर भी होती है. ठीक है, तो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आगे टीच नहीं कर रहा हूँ. आप बताइए. सर स्लाइड शो कर दो स्टार्टिंग से. ओके, मैंने स्लाइड नंबर नहीं डाले क्या? वेट अ मिनट, मैं डाल देता हूँ. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. That's it. What do you think?
जो आपने एनआई की जगह आपने के मेंशन किया था सर एक क्वेश्चन में, सर वो एनआई की जगह हम के कैसे लिख सकते हैं सर, वो नहीं समझ ये आया। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, जब रोटेशन वाला बताया था, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन। तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है, करंट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया करंट पर यूनिट लेंथ। करंट पर यूनिट लेंथ क्या होती है, के। के। तो हम के लिख सकते हैं उसको। एक फॉर्म ये भी होता है उसका, म्यू जीरो के। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्म ये भी होता है, म्यू जीरो के। हेलो सर। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था कि हेमिस्फीयर है, उसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कोस थीटा है। हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो मेरे को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो बता दीजिए। cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा ही नहीं। थीटा का वैल्यू क्या रहता है हेमिस्फीयर में, 0 to हेमिस्फीयर 2। बस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना पूरा का पूरा, सेकंड क्वाड्रेंट कैसे हो गया? तो फिर वो कोस थीटा सर जाएगा ही नहीं उसमें सेकंड में, तो सेकंड कैसे आएगा आप मुझे बताओ। हेमिस्फीयर में क्या होता है, हेमिस्फीयर में थीटा जो है 0 से लेकर और 90 यहाँ तक होता है। हाँ जी सर। बस इतना तो है, इधर से भी और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही तो आएगा सारा थीटा ऊपर के रेंज में। इस पूरे रेंज में थीटा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव बनेगा ही नहीं। सर हम इसको वर्टिकली नहीं कर सकते, बताते हो कि आप वर्टिकली जाता है थीटा 0 to पाई जाता है ना, तो पूरे में जाता है ना, तो पूरे स्फीयर में यहाँ तक जाएगा तब तो जाएगा ना। हम तो हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो ना, आप तो हेमिस्फीयर तो यही खत्म हो जाएगा ऊपर वाला पोर्शन। हाँ जी सर। हेमिस्फीयर तो सिर्फ इतना पार्ट होगा ना, ये इतना, जितना मैं येलो कर दे रहा हूँ इतना। तो सर हम इसके 4 पार्ट बनाएंगे, तो उसमें इसमें 4 पार्ट नहीं बनेंगे? 4 पार्ट बनाओगे अगर ऊपर वाले में, तो थीटा तो सब में 0 से 90 वेरी करेगा। ओके थीटा सर। 90 से 180 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट तो यहाँ बनता थीटा के हिसाब से नीचे आकर, ओके ओके सर। ओके सर। है ना। तो थीटा का जो रेंज है वो 0 से 90 रहेगा अपर वाले हेमिस्फीयर में, चाहे आप कितने भी पार्ट में काट लो। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। और बताओ। और बताओ। ठीक है फिर, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।